वेलकम टू एग्जाम विवेचना। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, हम अपने चैनल पर डिस्कस करते हैं पी वाई क्यू सीरीज। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आज का जो कोट है वो आपको सुना देता हूँ। देखिए, कोट कुछ इस प्रकार से है। तुम खुद पर ध्यान दो, दुनिया का ध्यान खुद ब खुद तुम पर खींचा चला जाएगा। अर्थात इसका तात्पर्य ये है कि हमें अपने ऊपर फोकस करना चाहिए, हमें अपने ऊपर काम करना चाहिए। अगर हम अपने ऊपर काम करेंगे, व्यर्थ की बातों में अपना समय व्यतीत नहीं करेंगे, इधर-उधर की बातें नहीं करेंगे, जो हमारा लक्ष्य है उस पर हम केंद्रित रहेंगे, तो एक दिन ऐसा आएगा जब हम अपने अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे और सारी दुनिया हमें देखने लग जाएगी। तो इसका ये तात्पर्य निकलता है। बातों को आप इधर-उधर करोगे तो वही तात्पर्य निकलेगा। ध्यान रखना है, अपने ऊपर हमने काम करते रहना है, तभी हमें जो हमारा लक्ष्य है वो प्राप्त होगा, अन्यथा हम भटक जाएँगे लक्ष्य को प्राप्त करने के चक्कर में। तो जैसा कि आपको बता रहा था, हम चैनल पर डिस्कस करते हैं पी वाई क्यू सीरीज। तो पूरी पी वाई क्यू सीरीज को ध्यान से देखिएगा, काफी महत्वपूर्ण ये होने वाली है। ठीक है, जिन्होंने कोर्स लिया है उन्हें मैं बार बार जोर देकर कह रहा हूँ कि आप इस सीरीज को भी देखते रहिएगा। क्यों? क्योंकि अगर आपने पूरा सिलेबस कवर नहीं किया होगा, आपकी देखिए परीक्षा भी निर्धारित की गई है कि आपकी जल्द ही 24 नवंबर को आपका एग्जाम हो जाएगा। तो इन जो ये सीरीज है ना, पूरी देखना आप इसको, पूरी की पूरी। मैं बोल रहा हूँ आपको यहाँ से बहुत ज़्यादा फायदा होगा। परीक्षा में आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे ही मिलेंगे। कोई भी सीरीज इसके अंतर्गत आपको मिल रही है उसको देखिए। यूट्यूब पे जो आपको लेक्चर मिल रहे हैं फ्री में वो देखिए, ये मिल रहे हैं ये भी देखिए। सारा देखते रहिए, आपको फायदा मिलेगा ही मिलेगा। डिले बिल्कुल मत करिए। जो भी स्टडी मैटर मिलता है उसको देखते रहिए। देख रहा हूँ काफी दिनों से आपके व्यूज नहीं आ रहे हैं, अच्छे व्यूज नहीं दे रहे हो आप। इससे आपको नुकसान है, क्योंकि जो लेक्चर बनते हैं ये आपके लिए बनते हैं। अगर आप इसमें इंटरेस्ट नहीं दोगे तो आपको ही इसमें नुकसान है, अन्य किसी को नहीं है। अपने जो आपने नोट्स बनाए हैं नोट्स को भी पढ़िए, जो वीडियोस आपको ये मिल रही हैं इनको भी देखिए, परंतु देखते रहिए। ऐसे ही अपना समय व्यतीत मत करिए, क्योंकि परीक्षा जब आ जाएगी फिर आपको मुश्किल हो जाएगा। फिर आप सोचेंगे कि भाई ये चीजें हमने पहले पढ़ी होती तो आपको फायदा होता। इसलिए आपको जोर देकर कह रहा हूँ, सारी चीजों को ध्यान से पढ़िएगा, बार बार पढ़िएगा, रिवीजन करते रहिएगा। तो आगे वीडियो को शुरू करने से पहले आपको बता देता हूँ, हमारी टीम के द्वारा एलटी टेट कमीशन के लिए और टीजीटी पीजीटी हिंदी के लिए हार्ड कॉपी नोट्स अवेलेबल करवाए जा रहे हैं। अगर आप में से कोई ऐसे कैंडिडेट है या फिर आपके नियर डियर हैं जो इन चीज़ों की तैयारी कर रहे हैं, तो आप इन नोट्स को, हार्ड कॉपी नोट्स को अपने घर पर मंगवा सकते हो और घर में बैठकर ही नोट्स की बार बार रिवीजन कर सकते हो। ये आपको, चाहे अगर आप तैयारी कर रहे हैं एल टी टेट, एल टी कमीशन, टीजीटी पीजीटी हिंदी की तैयारी कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा लाभदायक ये सिद्ध होंगे। तो नोट्स को ले सकते हो। कोई क्वेरी है तो यहाँ पर जो हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है इस पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। दूसरा नंबर हमारा है 8219312129। आपको पता है ये परीक्षा आपकी निर्धारित की गई है अब, तो आप सीरियस हो जाइए और नोट्स को लेकर अपनी तैयारी को अच्छे से कर सकते हैं। यहाँ पर आपको 1500 प्लस मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन मिलेंगे और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर आधारित रहेंगे। ठीक है, तो कोई क्वेरी रहती है तो यहाँ पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। हाँ, यहाँ पर देखिए एल टी टेट के लिए हमारा कोर्स भी चला हुआ है नवंबर दिसंबर 2024 के लिए। कोई क्वेरी रहती है तो यहाँ पर जो नंबर दिया गया है ये देखिए, ये नंबर भी है और दूसरा नंबर आपको बता देता हूँ 8219312129। इन पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। व्हाट्सएप करिएगा, आपको सारी डिटेल मिल जाएगी एल टी टेट के लिए। तो इससे पहले भी हमारे एल टी टेट के बैच चले थे, तो वहाँ पर बच्चों ने अच्छे रिस्पॉन्स दिए हैं, बच्चों ने अपना टेट क्लियर कर लिया है। अगर आप भी अपना टेट क्लियर करना चाहते हो तो कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो चलिए अधिक समय न लेते हुए आज के लेक्चर को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न यहाँ पर पूछा क्या गया है, तो चलिए देख लेते हैं पहला प्रश्न क्या था हमारा। तो पहला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, मुक्तिबोध की मृत्यु उपरांत सामने आई पुस्तकें कौन कौन सी थी। तो आपको पता है जो मुक्तिबोध हैं ये काफी महत्वपूर्ण रचनाकार माने जाते हैं हिंदी साहित्य के अंतर्गत, आधुनिक काल के अंतर्गत। इन्होंने आधुनिक काल के अंतर्गत संस्कृति के 4 अध्याय नामक महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी हुई है। इसी के साथ साथ इनके कई काव्य संग्रह भी आते हैं, जैसे कि चांद का मुंह टेढ़ा और भूरी भूरी खाक धूल। तो ए और सी यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा। ठीक है, अगला है बारेन हेस्टिंग्स का सांड कहानी के लेखक कौन है। तो जो बारेन हेस्टिंग्स का सांड कहानी है इसके लेखक कौन हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे आपके उदय प्रकाश, सी उदय प्रकाश। कहानी विधा की रचना है, ये ध्यान रखिए। भारतेंदु हरिश्चंद्र को नर कवि की संज्ञा किसने दी। तो जो भारतेंदु हरिश्चंद्र है इन्हें नर कवि की संज्ञा जो दी गई है तो ये दी गई है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा, ध्यान रखना है।
यहाँ पर विकल्प ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 4 मिश्र बंधु इनमें से कौन नहीं है? तो जो मिश्र बंधु नहीं होंगे यहाँ पर, तो वो होंगे कृष्ण बिहारी मिश्र, विकल्प बी यहाँ पर सही हो जाएगा। बाकी श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र, गणेश बिहारी मिश्र, ये तीनों ही मिश्र बंधुओं के अंतर्गत आते हैं, ये भी आपको याद रखना है। प्रश्न संख्या 5, किस साहित्य इतिहासकार ने आदिकाल को बीज वपन काल नाम दिया? तो जो आदिकाल को बीज वपन काल नाम दिया गया था, ये दिया गया था महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा। जो महावीर प्रसाद द्विवेदी है, ये आदिकाल को बीज वपन काल नाम देते हैं। मिश्र बंधुओं के द्वारा इसे प्रारंभिक काल कहा गया था, और चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने इसे पुरानी हिंदी कहा था, और गणपति चंद्र शुक्ल भी इसे आरंभिक और प्रारंभिक काल नाम देते हैं। और जो महावीर प्रसाद द्विवेदी है, ये हिंदी साहित्य के एक पुरोधा विद्वान माने जाते हैं, जिन्होंने खड़ी बोली के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। अगला प्रश्न है 6, रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद हैं? तो रचना की दृष्टि से क्रिया के जो भेद माने जाते हैं, तो वो माने जाते हैं 2, विकल्प ए यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा 7, दिन 3 दिन कुछ लोग बहुत पुस्तकें में कौन सा विशेषण है? 3 दिन कुछ लोग बहुत पुस्तकों में जो विशेषण हो जाएगा, तो यहाँ पर जो 7वें का सही विकल्प हो जाएगा, तो वो हो जाएगा संख्यावाचक विशेषण है। ये सारे कौन से संख्यावाचक विशेषण? डी होगा। जिसकी लाठी उसकी भैंस में कौन सा सर्वनाम है? तो यहाँ पर जो पंक्ति दी गई है, इसमें जो सर्वनाम होगा, तो वो होगा संबंधवाचक सर्वनाम, विकल्प सी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, कारक के कितने भेद हैं? तो जो कारक के भेद स्वीकार किए जाते हैं, तो वो हो जाते हैं आपके 8, विकल्प बी। अगला प्रश्न देखिएगा 10, इसमें पूछा गया है, इनमें से महाप्राण कौन सा है? तो जो महाप्राण ध्वनि के तौर पर जानी जाती है, तो वो होगा विकल्प डी। हाँ हाँ, ये है आपकी महाप्राण ध्वनि। और चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए, फिर से कह रहा हूँ, एलटी टेट के लिए हम एलटी टेट नवंबर 2024 के लिए हमारा कोर्स चला हुआ है। जो कैंडिडेट अभी तक एनरोल नहीं हुए हैं इस कोर्स में, तो एनरोल हो सकते हैं और अपनी तैयारी को और भी सुदृढ़ कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 11, कबीर को बाणी का डिक्टेटर किसने कहा? तो जो कबीर की बाणी को कबीर की बाणी या कबीर को बाणी का डिक्टेटर कहा गया, ये कहा गया था हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा। सही जो विकल्प होगा, विकल्प ए हो जाएगा। अगला प्रश्न, पृथ्वीराज रासो की नायिका निम्न में से कौन है? तो जो पृथ्वीराज रासो की नायिका है, ये मानी जाती है आपकी संयोगिता, विकल्प सी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं 13, इसमें पूछा गया द्विवेदी युग की प्रमुख काव्य भाषा कौन सी थी? तो मैंने आपको जोर देकर कहा था कि जो द्विवेदी युग है, ये महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर ही पड़ा, और इन्होंने खड़ी बोली के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। सिद्धों की संख्या कितनी मानी जाती है? सिद्धों की संख्या है 84, नाथों की संख्या है 9, अलवार भक्तों की संख्या है 12, नयनार भक्तों की संख्या है 9। सिद्धों की भाषा थी संधा। अगला देखिए 15, अलंकार सिद्धांत के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? तो जो अलंकार सिद्धांत है, ये प्रतिपादित किया गया था भामह के द्वारा। रस संप्रदाय प्रतिपादित किया गया था भरत मुनि के द्वारा, और चित्त संप्रदाय का जो प्रवर्तन किया गया था क्षेमेंद्र के द्वारा। वक्रोक्ति सिद्धांत का प्रवर्तन किया गया था कुंतक के द्वारा। ये ध्यान रखना है आपने। अगला प्रश्न है 16, व का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो जो व का उच्चारण स्थान माना जाता है, ये हो जाएगा आपका दंतोष्ठी, विकल्प सी यहाँ पर सही होगा। 16 का सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित व्यंजनों में से संयुक्त व्यंजन कौन सा है? तो जो 17 का सही विकल्प होगा संयुक्त व्यंजन के क्षेत्र में, तो वो होगा विकल्प बी, क्ष। ये एक संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आता है। अगला है 18, जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मानव परस्पर विचार विनिमय करता है, उसको समष्टि रूप से भाषा कहते हैं। ये परिभाषा किसने दी? तो जो ये परिभाषा दी गई थी, ये दी गई थी आपके डॉक्टर बाबूराम सक्सेना के द्वारा, विकल्प ए यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, समाज की स्थापना किसने की थी? तो जो आर्य समाज की स्थापना की गई थी, ये की गई थी आपके स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। सी सही विकल्प हो जाएगा। इसके पश्चात अगला प्रश्न है 20, 76 साल दशक काव्य के कवि कौन है? तो जो 76 साल दशक लिखा गया है, तो ये लिखा गया है आपके भूषण के द्वारा, कवि भूषण के द्वारा। ये जो बीर रस के रचनाकार माने जाते हैं। करुण रस का स्थायी भाव क्या है? तो जो करुण रस है, इसका स्थायी भाव होगा, तो वो हो जाएगा शोक। रस निष्पत्ति की अभिव्यक्ति परक व्याख्या करने वाले कौन है? तो जो रस निष्पत्ति की अभिव्यक्ति परक व्याख्या करने वाले हैं, तो ये अभिनव गुप्त होंगे। भारतेंदु की बाला बोधिनी पत्रिका का संबंध किससे था? तो जो भारतेंदु की बाला बोधिनी पत्रिका है, ये स्त्रियों से संबंधित थी। भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा इसे निकाला गया था। हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? तो जो उद्दंत मार्तंड है, इसे हिंदी का प्रथम समाचार पत्र माना जाता है। ये साप्ताहिक पत्र था, और बंगाल से निकलता था, और पंडित जुगल किशोर के नेतृत्व में निकलता था। साहित्य किसी आलोचना है? तो जो साहित्य आलोचना मानी जाती है, तो ये होगी आपकी श्याम सुंदर दास साहित्य लोचन।
श्याम सुंदर दास, हाँ। विकल्प सी सही होगा यहाँ पर, साहित्य आलोचक श्याम सुंदर दास। अगला है, प्रकृति के सुकुमार कवि किसे माना जाता है? तो जो सुमित्रा नंदन पंत थे, इन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि माना जाता है। अगर ये प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि रीति काल में प्रकृति का वर्णन किसके द्वारा किया गया था, तो ये सेनापति के द्वारा किया गया था। कामायनी महाकाव्य के रचनाकार कौन है? तो जो कामायनी महाकाव्य है, जयशंकर प्रसाद के द्वारा इसे लिखा गया है। 15 सर्ग इसके अंतर्गत है। मनु, श्रद्धा, ईड़ा इत्यादि इसके प्रमुख पात्र है। 1936, हाँ 1936 में इसमें इसे प्रकाशित किया गया था। अगला है, तितली और कंकाल उपन्यास के लेखक कौन होंगे? जो तितली और कंकाल है, ये उपन्यास विधा की रचना है। जयशंकर प्रसाद के द्वारा इन्हें लिखा गया है। राष्ट्रकवि मैथिलीशरण गुप्त की रचना नहीं है। तो भारत भारती पंचवटी, यशोधरा बनाष्टक, इनमें जो राष्ट्रकवि मैथिलीशरण गुप्त की रचना नहीं होगी, तो वो हो जाएगा आपका विकल्प डी, बनाष्टक। बाकी तीनों रचनाएं जो है पंचवटी, भारत भारती, यशोधरा, इनकी रचना हो जाएगी। श्रीधर पाठक की रचना नहीं है। तो जो श्रीधर पाठक की रचना नहीं होगी दिए गए विकल्पों में, तो वो होगी वैदेही वनवास। ये हरिऔध जी की रचना है। देहरादून, कश्मीर सुषमा, भारत गीत, ये तीनों ही श्रीधर पाठक की रचना होंगी। जो श्रीधर पाठक है, ये स्वच्छंदतावादी कवि माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, 31 पद्मावत को ट्रेजेडी किसने कहा? जो पद्मावत को ट्रेजेडी कहा गया था, विजय देवनारायण शाही के द्वारा। इन्होंने पद्मावत पर काफी और जयसी पर काफी महत्वपूर्ण काम किया है। निर्मल वर्मा की कवि और काला पानी कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? जो ये कहानी है, ये प्रकाशित किस पत्रिका में हुई थी? तो 32 का जो सही विकल्प हो जाएगा, तो वो हो जाएगा विकल्प बी, धर्मयुग में। धर्मयुग के संपादक के तौर पर किसने महत्वपूर्ण रोल अदा किया है? धर्मवीर भारती के द्वारा। अंधा युग किसकी रचना है? धर्मवीर भारती का ये गीति काव्य होगा। अगला है, सही कालक्रमानुसार विकल्प को लगाना है। तो 33 में जो सही कालक्रमानुसार होगा, तो वो होगा विकल्प डी, परख सबसे पहले आएगा, फिर सुनीता, त्यागपत्र और कल्याणी, ये जिनेंद्र की रचनाएं हो जाएंगी। विकल्प डी सही हो जाएगा। कमलेश्वर के कितने पाकिस्तान उपन्यास पर 2003 में कौन सा पुरस्कार दिया गया था? कामलेश्वर नहीं होगा, कमलेश्वर होगा। और कितने उपन्यास इनकी उपन्यास विधा की रचना है? कितने पाकिस्तानी इनकी उपन्यास विधा की रचना है? 2003 में से जो पुरस्कार से नवाजा गया था, तो वो थी आपकी साहित्य अकादमी पुरस्कार से। सी यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है। अगला है, ललितादित्य उपन्यास के लेखक कौन है? तो जो ललितादित्य उपन्यास है, इसके रचनाकार कौन माने जाएंगे? तो ये होंगे आपके वृंदावन लाल वर्मा। विकल्प ए यहाँ पर सही होगा। अगला है, 36, प्रेम की पीर के कवि किसे माना जाता है? तो जो प्रेम के पीर के कवि माने जाते हैं, तो ये माने जाते हैं आपके घनानंद। विकल्प यहाँ पर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 37, आजीवन शब्द में कौन सा समास है? तो जो आजीवन शब्द है, इसमें जो समास होगा, तो वो होगा आपका अव्ययी भाव समास। विकल्प डी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 38, निमन में किसने कहा? निमन किसने कहा? नहीं पराग, नहीं मधुर मधु, नहीं विकास इहीं काला, अली कली ही सौ बिंदियो आगे कौन हवाला। जो प्रस्तुत पंक्ति है, ये बिहारी दास के द्वारा कही गई थी। किसे कही गई थी? राजा जयसिंह को। क्यों कही गई थी? जब ये राजा जयसिंह के दरबार में जाता है, वहां पर देखता है कि इसके सारे मंत्री कहते हैं कि राजा सूरत सुंदरी में व्यस्त हो गए हैं और जो अपना राजकाज में ध्यान नहीं दे रहे हैं। इस कारण यहाँ की स्थिति जो डामाडोल होने लग गई है। इसलिए बिहारी के द्वारा ये पंक्ति राजा जयसिंह के प्रति कही गई थी, जिस कारण राजा जयसिंह अपने कार्य के प्रति समर्पित हो गया था। महादेवी वर्मा को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था? जो महादेवी वर्मा है, ये आपके छायावाद के 4 आधार स्तंभों के अंतर्गत आते हैं। इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी दिया गया है। क्यों? क्योंकि इनके काव्य संग्रह, कौन सा इनका काव्य संग्रह है? तो सही जो विकल्प हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आपका यामा काव्य संग्रह के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो सी सही विकल्प है। अगला है, 40, लिली, अप्सरा और चाबुक नामक रचनाओं के रचनाकार कौन है? लिली, अप्सरा और चाबुक नामक रचनाओं के रचनाकार हो गए सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। डी सही विकल्प होगा। तुलसी गंग दुए भय सुकविन के सरदार किसकी पंक्ति है? तो जो दो ये पंक्ति है, ये यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा, भिखारी दास की पंक्ति हो जाएगी। सी सही विकल्प है यहाँ पर। अगला है, 42, रामचंद्र शुक्ल ने कितने पुस्तकों की दृष्टि में रखकर आदिकाल का नामकरण किया है? तो जो रामचंद्र शुक्ल है, ये अपने हिंदी साहित्य के इतिहास जो 1929 में प्रकाशित हुआ था, इसमें कहते हैं कि जो आदिकाल का नाम ये 12 प्रसिद्ध पुस्तकों को आधार में रखकर करते हैं। अगला प्रश्न 43 में पूछा गया है, निम्न में से उर्दू के प्रतिष्ठित शायर कौन थे? तो जो उर्दू के प्रतिष्ठित शायर के तौर पर जाने जाते हैं, तो यहाँ पर जो सही विकल्प हो जाएगा, तो वो हो जाएगा विकल्प बी, इंशा अल्लाह खान। ये उर्दू के प्रतिष्ठित प्रतिष्ठित शायर माने जाते हैं। और प्रश्न है 44, चारुचंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अभी नहीं और अंबर तल में, किसकी ये पंक्तियां होंगी? तो ये जो प्रस्तुत पंक्तियां होंगी, तो ये हो जाएंगी आपकी मैथिली गुप्त की। विकल्प बी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्न में से किस सिद्धांत का संबंध अरस्तु से नहीं है? तो जो अरस्तु के द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत नहीं होगा,
तो वो हो जाएगा आपका विकल्प डी संप्रेषण सिद्धांत। जो आईए रिचर्ड्स है इनके द्वारा ये संप्रेषण सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था। बाकी अनुकरण, त्रासदी और विरेचन सिद्धांत अरस्तु के द्वारा प्रतिपादित होंगे। ध्यान रखना है, बार बार ये प्रश्न पूछा जाता है। अ से अनुकरण याद रखना है, र से विरेचन और त से द त्रासदी, ये तीनों इनसे संबंधित होंगे। अगला प्रश्न है यहाँ पर 46, तौलिया एकांकी किसकी है? तो जो तौलिया एकांकी है ये किसकी हो जाएगी? तो सही जो विकल्प होगा यहाँ पर तो ये हो जाएगा विकल्प डी उपेंद्र नाथ अश्क डी। हाँ, कई बार देखो ऐसा हो जाता है कि एक ही पीडीएफ की बार बार मैं लेक्चर बना देता हूँ 2 बार। ये कई बार गलती से हो जाता है, कई बार मैं इसलिए भी बना देता हूँ लेक्चर ताकि आपको रिवीजन मिलता रहे। बार बार अगर हम इन प्रश्नों को पढ़ेंगे, अगर आपको ये मिलते रहेंगे तो आपका रिवीजन हो जाएगा। आपने ये परेशान नहीं होना कि आपको ये नए लेक्चर नहीं मिल रहे हैं, रिवीजन वाले मिल रहे हैं, इसलिए ताकि आपका रिवीजन हो पाए। ठीक है, अगला देखिए 47 से इसमें पूछा गया है हिंदी का प्रथम रेडियो नाटक कौन सा है? तो जो हिंदी का प्रथम रेडियो नाटक माना जाता है तो सही विकल्प यहाँ पर 47 का हो जाएगा विकल्प ए नल दमयंती। ये हिंदी का प्रथम रेडियो नाटक माना जाता है। अगला प्रश्न है 48, कालक्रमानुसार सही उत्तर का चयन करिए। तो यहाँ पर जो रचना है इन्हें कालक्रम के अनुसार सही लगाना है। देखिए जो यहाँ पर 48 में सही हो जाएगा तो वो हो जाएगा विकल्प सी। सबसे पहले अंधेर नगरी आएगी, भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है, फिर अंजना, अनज्ञ और चंद्रगुप्त। सी सही विकल्प। अगला प्रश्न देखिए 49, भारतेंदु का प्रथम मौलिक नाटक कौन सा है? तो जो भारतेंदु हरिश्चंद्र का प्रथम मौलिक नाटक के तौर पर जाना जाता है तो वो हो जाएगा आपका विकल्प विद्या सुंदर। बाकी नील देवी रत्नावली, वैदिक हिंसा हिंसा न भक्ति, विद्या सुंदर और आपके स्कंदगुप्त स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामिनी, ये सारे भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटक माने जाते हैं। अगला है 50, शब्द और स्मृति कृति के लेखक कौन होंगे? तो जो शब्द और कृति स्मृति है कृति शब्द और स्मृति कृति है, इसके रचनाकार हो जाएंगे निर्मल वर्मा। निर्मल वर्मा के द्वारा प्रसिद्ध कहानी लिखी गई है परिंदे कहानी, इसका ध्यान रखना आपने। कवा और काले पानी, ये भी इनकी कहानी मानी जाती है। अगला प्रश्न 51, रेती के फूल नामक जो रचना है रेती के फूल, किस विधा की रचना होगी ये? तो जो 51 का सही विकल्प होगा ये मैं नहीं बताऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, तब तक आप इसका उत्तर दीजिएगा कि इसका सही उत्तर क्या होगा। ठीक है, 51 का सही क्या हो जाएगा। तो वीडियो को समाप्त करने से पहले फिर से आपको एक बार दिखा देता हूँ हमारी टीम के द्वारा जो हार्ड कॉपी नोट्स बनाए गए हैं और जो कोर्स चलाया गया है, इसमें अगर अभी तक आप एनरोल नहीं हुए हैं तो आप इस कोर्स में एनरोल हो सकते हैं। यहाँ पर देखिए हार्ड कॉपी नोट्स ये हमारे हैं। एलटी टेट के लिए रामबाण साबित होंगे ये, अगर आप इन्हें लेते हो 2-3 बार रिवीजन करते हैं तो परीक्षा में काफी मदद आपको इनसे मिल जाएगी। 1500 प्लस यहाँ पर क्वेश्चन अवेलेबल हैं। एलटी टेट और एलटी कमीशन के लिए भी हमारी टीम के द्वारा कोर्स अवेलेबल करवाए गए हैं। अगर आप इनमें जुड़ना चाहते हैं तो यहाँ पर हमारा व्हाट्सएप नंबर भी दिया गया है, इस पर आप डिटेल ले सकते हो। ठीक है, तो चलिए फिलहाल मुझे पूर्ण आशा है कि ये लेक्चर आपको काफ़ी बेनिफिशियल साबित हुआ। हाँ, इस साथ में देखिए अगर अभी तक आप हमारे एल टी टेट के लिए जो व्हाट्सएप ग्रुप चला हुआ है, टेलीग्राम में जो हमारा ग्रुप चला हुआ है, अगर आप अभी तक जुड़े नहीं हैं उनसे तो जुड़ जाइएगा, आपको लाभ मिल जाएगा। इसी के साथ देखिए शॉर्ट वीडियोस के चैनल भी हमारे द्वारा क्रिएट किया गया है। इसमें आपको क्या होगा, कम समय में आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चन के वहाँ पर लेक्चर दिए जाएंगे। लेक्चर तो क्या होगा, वीडियो दिया जाएगा 15 से 20 सेकंड का वहाँ पर होता है, आप उसको देख सकते हैं। उस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्यों कम समय में आपको अधिक महत्वपूर्ण स्टडी मैटर वहाँ पर उपलब्ध करवाया जाएगा समय समय पर। तो जुड़ जाइएगा और स्टडी मैटर वहाँ से प्राप्त करते रहिएगा। ठीक है, तो चलिए फिलहाल यहाँ पर अब अपनी वीडियो का समापन कर लेते हैं। आप लोग वीडियो के अंदर बने रहे, इसका बहुत बहुत धन्यवाद।